क्लास में रखा हुआ है, क्योंकि जितनी बार मैंने ये पढ़ाया है उसमें कई बच्चों को तो ये मतलब ऐसे 10-15 मिनट में समझ आ जाता है, कईयों को एक एक डेढ़ घंटा भी लग जाता है। सो मैंने इसलिए ज्यादा प्लान नहीं किया आज की क्लास के लिए, सिर्फ एक ही टेस्ट रखा हुआ है। 12 बजे पाइथन पढ़ रहे हैं वो। हम्म। आई नो। नहीं, शुरुआत से कर रहे हो। 12 बजे वाला जो बैच है उसमें पाइथन स्टार्ट हुआ था ना, तो उन्होंने उसी को ज्वाइन किया है। उनका डीए है। पाइथन लास्ट टॉपिक है उनको, मतलब पावर बीआई रिपीट करना है उन्हें। तो पावर भी कौन सी, शशांक तो गुड़गांव जाता है। यहाँ पे नहीं आता, गुड़गांव ही जाता है वो। हाँ। मैं बताना, जो भी तुम यहाँ पे बोलते हो रिकॉर्ड होता है, यूट्यूब पे जाता है। पता नहीं तुम्हें। कभी कभी याद दिलाना पड़ता है ना बच्चों को कि तुम्हारी बातें ओपन नेट पे जा रही है। हम्म। नहीं मिल पाएगा तुम्हें से कहीं पे, क्योंकि इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि जो डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट वगैरह ये सारे टॉपिक्स है ना, ये एक्चुअली बहुत बड़े टॉपिक्स होते हैं। यहाँ पे तुम्हें बहुत ज्यादा मिनिमाइज करके पढ़ाया जाता है जो तुम्हें एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। और तुम, ऐसा भी नहीं है कि भाई एमएल के लिए सर्च कर लोगे कि भाई डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स एमएल में कितनी आती है, जो भी है वो पूरी ही मिलेगी अगर तुम्हें मिलेगी तो, जो प्रॉपर मैथ्स वाली डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स होती है। एक्चुअली डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स बहुत वास्ट है, बहुत बड़ी है। यहाँ पे सिर्फ गिने चुने वही वाले टॉपिक पढ़ा रहा हूँ मैं, जो कि तुम्हारे आगे जाके एमएल में या फिर डीप लर्निंग में काम आएंगे। इधर उधर का टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूँ। क्या? ठीक है, तो आज हमारा गोल है चीज को टेस्ट पढ़ने का, ठीक है। ची स्क्वायर। तो भाई अगेन हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग वाले पार्ट पे ही हैं अभी भी, ठीक है। उसी के अलग अलग टेस्ट है, मैं अपने हाइपोथेसिस को अलग अलग तरीकों से टेस्ट कर रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। तो चीज को टेस्ट अगेन, मेरे पास एक हाइपोथेसिस टेस्टिंग का ही तरीका है, ठीक है। आज के लिए चीज को टेस्ट को यूज करने के लिए आई विल यूज द टाइटैनिक डेटा सेट, ठीक है। हाँ, टाइटैनिक डेटा सेट यूज कर रहे हैं, ठीक है। एंड नहीं नहीं, मैंडेटरी नहीं होता है, मैं बता रहा हूँ अभी, रुक जाओ। हाँ, इस बार ना ड्रॉप आने में हटा भी दूंगा। टाइटैनिक वाले में क्या था कि भाई कई सारे सेल्स की वैल्यू गायब है, पूरी पूरी रोज गायब नहीं है, तो डाटा कम हो जाता है, ठीक है। ड्रॉप आने हटा दिया मैंने। ठीक है, अब इसके अंदर मेरे पास जो कॉलम्स है डेट इज, मेरे को एक हाइपोथेसिस बिल्ड करनी है पहले तो इसके ऊपर, राइट। तो हाइपोथेसिस लेते हैं। अगेन हाइपोथेसिस बिल्ड करने के लिए मैं क्या रिप्रेजेंटेशन यूज करता हूँ, याद है? अगर मैं अपनी एक हाइपोथेसिस लिख रहा हूँ,
तो किन वेरिएबल्स के नाम यूज करता हूँ मैं, क्या यूज करता हूँ लिखने के लिए? एच ओ एंड, हाँ, एच ओ इज हाइपोथेसिस ओरिजिनल, एच ए इज हाइपोथेसिस एंटी, ठीक है, ओरिजिनल हाइपोथेसिस एंटी हाइपोथेसिस, ठीक है। हाँ? ओरिजिनल हाइपोथेसिस, स्पेलिंग गलत हो सकती है, देख लेना। एच ए इज एंटी हाइपोथेसिस, ठीक है। और जो आज का हमारा टॉपिक है, दैट इज ची स्क्वायर, ठीक है। अगेन हाइपोथेसिस टेस्टिंग का ही एक टेस्ट है ये भी, ठीक है। और इसमें भी भाई टेस्ट वैल्यू एंड पी वैल्यू आती है। पी वैल्यू देखना आपको आता ही है, पी वैल्यू कैसे देखते हैं? पी वैल्यू कैसे देखते हैं? पी वैल्यू का मैंने डिकोडिंग बताई थी ना, नहीं याद है, भूल गए? अरे भूलोगे तो कैसे चलेगा, अब आगे जब मशीन लर्निंग में जाएंगे हम एक एक में इतनी इतनी सारी पी वैल्यूज निकाल रहे होंगे, फिर उसका ग्राफ प्लॉट करके देखना पड़ेगा हमें वहां पे। पी वैल्यू बेसिकली देखते हैं हम कि भाई अगर 0.05 से कम आ रही है तो मैं अपनी हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देता हूँ, मेरी हाइपोथेसिस गलत होती है। हाँ, उससे ज्यादा आती है तो देयर आर चांसेस कि मेरी हाइपोथेसिस ठीक हो सकती है। श्योर नहीं हूं मैं कि ठीक ही है। कम पे आई एम श्योर कि गलत है, ज्यादा पे देयर आर चांसेस कि ठीक है। ठीक, हाँ ये ठीक ही है, वो हम बता नहीं सकते क्योंकि हम एक्चुअली प्रिडिक्शन कर रहे हैं ना। मैं सर्टेन नहीं हो सकता कि भाई मैं एकदम 100% श्योर हूँ ठीक ठीक हूँ, ठीक है। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्लस कॉन्फिडेंस इंटर कैलकुलेट करके मैं ये बताता हूँ कि हाँ मेरी हाइपोथेसिस ठीक है, कितने परसेंट कॉन्फिडेंट हूँ उस पर कि मेरी हाइपोथेसिस ठीक है। इन्हीं फैक्टर्स के ऊपर वर्क करता हूँ। जो आजकल एआईएस भी हैं वो भी इन्हीं फैक्टर्स के ऊपर वर्क करते हैं। दे आर नॉट सेइंग दे आर 100% श्योर किसी भी चीज के लिए, ठीक है। दे ऑल्सो हैव कॉन्फिडेंस लेवल, दे ऑल्सो हैव हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ठीक है। अगर आप कुछ भी सवाल पूछ रहे हो किसी भी एलएलएम से और लार्ज लैंग्वेज मॉडल से, तो वो उसको एक हाइपोथेसिस लगा रहा है कि हाँ यूजर ने ये पूछा है, इसका जवाब ये हो सकता है, ठीक है। उसके ऊपर अपने टेस्ट परफॉर्म करता है। और चीज का वगैरह तो काफी बेसिक टेस्ट है, हाइपोथेसिस में थोड़े से एडवांस टेस्ट भी होते हैं, तो उसके ऊपर वो अपने टेस्ट परफॉर्म करता है, पी वैल्यू मेजर करता है, और पी वैल्यू 0.05 से छोटी आती है तो वो प्रोसेस को रिपीट करता है जब तक पी वैल्यू 0.05 से बड़ी नहीं आ जाती। जब 0.05 से पी वैल्यू बड़ी आती है तो उसके ऊपर वो कॉन्फिडेंस निकालता है, ठीक है, कि वो कितना परसेंट कॉन्फिडेंट है कि हाँ ये आंसर ठीक है। अब कॉन्फिडेंस वैल्यू जब 95 से ऊपर आती है तब भी वो आपको शो करता है आंसर। ये लूप चलता रहता है कि भाई पहले पी वैल्यू अच्छी फाइंड करेगा, जब पी वैल्यू सही फाइंड हो गई उसके बाद कॉन्फिडेंस लेवल फाइंड करना स्टार्ट करेगा, जब कॉन्फिडेंस लेवल भी 95% से ऊपर आ गए तब आपको एक्चुअली आंसर मिलता है। और देखो इन दी एक्चुअल एआई तो ये वाला काम सिर्फ मैथ्स वाला पार्ट आता है, जो एक्चुअल जनरेशन हो रहा है वो रैग वगैरह से होता है, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। क्योंकि एआई को क्या लग रहा है उसको वर्ड्स में नहीं लगता है, उसको नंबर्स में लगता है, और नंबर्स के ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म करना काफी इजियर होता है कंपेयर टू द वर्ड्स, राइट। तो ये मत समझना कि भाई इतना सारा काम कर रहा है इतना फास्ट है, ये एक्चुअली काफी स्लो है, क्योंकि ये वाला मैथ के ऑपरेशन मेरा पाइथन विद इन सेकंड्स करता है, जबकि एआई को ऑलमोस्ट 5-5 6 10 10 सेकंड लग जाते हैं। होते ही रहते हैं, किसकी बात कर रहे हो? कहता रहा हूँ होते ही रहते हैं, कहाँ की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? दिल्ली वाला? अच्छा, वो इंडियन गवर्नमेंट का भी वो आया है, हाँ हाँ ठीक है, अभी हुआ है वो इंडियन गवर्नमेंट ने। इतना नहीं पता मेरे को, देखो चोरी वोरी हो गई इसमें, नो आइडिया। किस चीज के लिए? इतना नहीं पता मेरे को, चलो इतना आइडिया नहीं है। तो ठीक है, अपनी मेन टॉपिक पे वापस आते हैं, ठीक है। अब चीज को टेस्ट परफॉर्म करना है, बैठो बैठो। कल फिर से गायब थे।
तुम्हारे वाले टाइम तो बारिश हो भी नहीं रही थी। कितना टाइम लगता है तुम्हें आने में? कितना टाइम लगता है तुम्हें आने में? 1.5 2 घंटे लग जाते हैं? हाँ, फिर तो उस टाइम पे तो बारिश हो रही थी, ठीक है। ठीक है, तो आज हम भाई अपनी हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जो पहले भी हमने बात कर रहे थे, याद है हाइपोथेसिस टेस्टिंग? मैं एक कंसेप्ट सोचता हूँ, उसका एंटी कंसेप्ट सोचता हूँ, उसको टेस्ट करता हूँ कि मेरा कंसेप्ट ठीक है या नहीं है ना? उसी के अलग अलग टेस्ट थे। सबसे पहले हमने 1 सैंपल टेस्ट किया था, कल हमने 2 सैंपल टेस्ट किया था, आज जो हमारा टेस्ट है दैट इज ची स्क्वायर टेस्ट। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, अगेन भाई इसके अंदर भी सेम कंसेप्ट यूज होता है, पी वैल्यू ही देता है हमें। ठीक है, और पी वैल्यू का रीड करना आपको पता ही है, जो सबसे फर्स्ट क्लास में बताई थी। याद है पी वैल्यू रीड करना? कि भाई पी वैल्यू अगर मेरी 0.05 से कम आ रही है तो मैं अपनी हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देता हूँ, और उससे ज्यादा आ रही है तो देयर आर चांसेस कि मेरी हाइपोथेसिस ठीक हो सकती है, श्योर नहीं हूं मैं। ठीक है, सो चीज को टेस्ट के बारे में पढ़ रहे थे, एंड भाई अपनी हाइपोथेसिस लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, अपनी हाइपोथेसिस लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, मैं हाइपोथेसिस ले रहा हूँ कि भाई मेरा टाइटैनिक का डेटा सेट है। ठीक है, एक हाइपोथेसिस लेते हैं कि जो मेरा जेंडर है एक पर्सन का, वो डिपेंडेंट नहीं है उनके सर्वाइवल के ऊपर। सॉरी, उनका सर्वाइवल डिपेंडेंट नहीं है उनके जेंडर के ऊपर, कि भाई फर्क नहीं पड़ रहा चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, सर्वाइवल डिपेंड नहीं करता उसके ऊपर। ऐसा नहीं है कि भाई मेल के सर्वाइवल चांसेस ज्यादा है, फीमेल के कम है। ठीक है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। सो मेरी जो ओरिजिनल हाइपोथेसिस हुई, ठीक है, सर्वाइवल ऑफ मेल इक्वल्स सर्वाइवल ऑफ फीमेल। ठीक है, ये मेरी हुई ओरिजिनल हाइपोथेसिस। ठीक है ना, कि भाई मैं ये मान रहा हूं कि मेल्स एंड फीमेल्स के सर्वाइवल के चांसेस इक्वल है। ठीक है, एंटी हाइपोथेसिस क्या होगी इसकी? अनइक्वल है। ठीक है, सिंपल। एंटी हाइपोथेसिस होगी इसकी कि भाई सर्वाइवल ऑफ मेल इज नॉट इक्वल टू सर्वाइवल ऑफ फीमेल। ठीक है, अगेन हम चीज को टेस्ट परफॉर्म करेंगे, देखेंगे अगर हमारी पी वैल्यू 0.05 से कम आ रही है तो इस चीज के होने के ज्यादा चांसेस है, अगर मेरी पी वैल्यू 0.05 से ज्यादा आ रही है तो इस चीज के होने के ज्यादा चांसेस है। ठीक है, क्लियर है, सिंपल सा है। ठीक है, अब इसकी ना मैथ्स थोड़ी सी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। ठीक है, तो इसका मैथ्स वाले पार्ट में नहीं जाते हैं। ठीक है, प्रॉपर फॉर्मूला इसके बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, एंड कम से कम 3 4 फॉर्मूला होते हैं इसके। ठीक है, तो मैथ्स वाले पार्ट में नहीं जाते हैं, सीधा इसका कोड का इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। ठीक है, क्योंकि इन दी एंड देगा हमें ये भी पी वैल्यू ही। ठीक है, सो मॉड ऑफ पी शुड बी ग्रेटर देन 0.05, hypothesis may be true। ठीक है, ये पी वैल्यू रीड करने का सिंपल सा मेजरमेंट है। ओके, अब इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। सबसे पहले मैंने वही किया है कि अपने ट्रू। ठीक है, अब इसके ऊपर कोड का इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने अपने फर्स्ट वाले पार्ट में अब टाइटैनिक का डेटा सेट यूज कर रहा हूँ। ठीक है ना, क्लियर है? और उसके बाद मैं अपना चीज को टेस्ट करूंगा। ठीक है, बट फर्स्ट मैं ना क्रॉस टैबिंग करूंगा। ठीक है, क्रॉस टैबिंग का क्या मतलब होता है कि एक कंसेप्ट है, इसका चीज को डेटा से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, जस्ट पांडास का एक कंसेप्ट है जो हमने पहले मे भी मिस कर दिया, मे भी मैंने पढ़ाया, मेरे को याद नहीं है। ठीक है, बट इस पॉइंट पे उस कंसेप्ट को बैक ऑफ द माइंड याद होना जरूरी है। ठीक है, क्रॉस टैबिंग का सिंपल से क्या मतलब होता है कि भाई मैं अपने टेबल के अंदर से, जो मेरा मेन डेटा फ्रेम है उसके अंदर से 2 कॉलम निकाल के सिर्फ उन 2 कॉलम का एक टेबल बना के देखता हूँ। मे भी मैंने ये करवाया है जहां तक मेरे को याद आ रहा है। ठीक है, बट अगर नहीं करवाया तो अभी करवा भी दूंगा। ठीक है, ठीक है ना, तो सबसे पहले क्रॉस टैबिंग कर लेते हैं। मैं नीचे एक नया कोड ब्लॉक डाला हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर बड़ा विल डू इज कि डीएफ को अपडेट कर दूंगा पीडी डॉट क्रॉस टैब से। ठीक है, मैं डीएफ को अपडेट करूंगा पीडी डॉट क्रॉस टैब से। ठीक है, और इसके अंदर बड़ा विल डू, इसके अंदर मैं सिर्फ अपने 2 कॉलम लूंगा।
ठीक है, पहला कॉलम होगा डीएफ में से वी कैन गो विद 6, ठीक है, कि भाई जेंडर लेना है मेरे को एक, राइट, वो मेल है या फीमेल है। दूसरा है मेरे पास केवल सर्वाइव किए या नहीं किए, यही दो चीजों पे मेरी हाइपोथेसिस बेस्ड है ना। तो सिंपली आई विल डू डीएफ में से सर्वाइव्ड, ठीक है, ये दो मैंने सिंपल से कॉलम उठाए, क्रॉस टाइपिंग करी, अब मैं डीएफ को प्रिंट कर सकता हूँ। तो आई विल यूज प्रिंट स्टेटमेंट डीएफ, ठीक है, ये दिस इज बेसिकली क्रॉस टाइपिंग। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पहले ही आपको डिफरेंस पता लग रहा है कि भाई मेरी हाइपोथेसिस गलत है ना, यहाँ पे आपको पहले पता लग रहा है मेरी हाइपोथेसिस गलत है। बट यूजुअली जब मैं एक मॉडल ट्रेन कर रहा हूँ इन्फेंशियल स्टार्ट, अभी तो सिर्फ मैथ्स की बात कर रहा हूँ, जब इसके बाद मशीन लर्निंग डीप लर्निंग में जाऊंगा तो मैं मॉडल ट्रेन करूंगा, है ना। और यूजुअली जब मैं एक मॉडल ट्रेन कर रहा होता हूँ तो मैं क्रॉस टाइपिंग वगैरह करके नहीं देखता हूँ, क्योंकि मेरे को मॉडल ट्रेन करना है ताकि प्रिडिक्ट कर पाए वो, जब मेरे पास ऑलरेडी डेटा है उसके बेसिस पे मैं मॉडल को ट्रेन करता हूँ, उसको मैं प्रिडिक्ट नहीं करवाता, ठीक है। तो मॉडल के पास क्रॉस टाइपिंग का इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी, हमने इसलिए निकाली ताकि हम देख पाए कि भाई हमारा चीज कोर्टेस एक्चुअली सही परफॉर्म कर भी रहा है या फिर नहीं कर रहा है, ठीक है, इतना समझ आया, ठीक है। अब आते हैं एक्चुअल चीज कोड टेस्ट पे, नहीं समझ आ रहा, ये सब कुछ नहीं समझ आया। देखो अभी बताता हूँ हम क्या कर रहे हैं बहुत सिंपल टर्म्स में। हम हमारा मेन टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है हाइपोथेसिस टेस्टिंग का, ठीक है। हाइपोथेसिस क्या होती है भाई, मैंने ना एक प्रिडिक्शन करी, ठीक है। अभी जो मैंने प्रिडिक्शन कर रखी है वो प्रिडिक्शन कर रखी है कि भाई अगर जो टाइटैनिक शिप डूबी थी उसके अंदर जो लोग बचे थे और जो लोग मरे थे, बचने और मरने का कोई लेना देना नहीं है उनके जेंडर से, ठीक है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, दोनों के बचने के चांसेस सेम थे, ये माना हुआ है मैंने, ठीक है, ये मेरी हाइपोथेसिस है। अब बेसिकली ये तो मैंने बोल दिया, इसका कोई प्रूफ थोड़ी ना मेरे पास कि ये मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ। तो इसके प्रूफ निकालने के लिए वी डू हाइपोथेसिस टेस्टिंग, मैं अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करता हूँ, इतना समझ आया, है ना। अब टेस्ट करने के लिए मेरे को ना एक एंटी हाइपोथेसिस भी बनानी पड़ती है, मतलब जो मैंने बोला उससे बिल्कुल उल्टा, ठीक है। अगर आप एच ओ देखोगे विच इज ओरिजिनल हाइपोथेसिस, तो सर्वाइवल ऑफ मेल इज इक्वल टू सर्वाइवल ऑफ फीमेल, ठीक है, मतलब जो मेल थे उनके सर्वाइवल के चांसेस सेम थे जो फीमेल थी उनकी जैसे, ठीक है, ये मेरी हाइपोथेसिस है, ठीक है। इसकी मैंने एंटी हाइपोथेसिस क्या ली कि भाई जो सर्वाइवल के चांसेस थे मेल के वो इक्वल नहीं है सर्वाइवल चांसेस ऑफ फीमेल के, आया समझ, है ना। अब इसी को टेस्ट करने के लिए हमारे पास अलग अलग टेस्ट होते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में एंटी तो मैं हर एक में लेता हूं, बट अलग अलग टेस्ट होते हैं डिपेंडिंग ऑन मेरे पास सिचुएशन क्या है, ठीक है। तो अभी तक हमने दो टेस्ट के बारे में पढ़ लिया है, वन सैंपल टेस्ट, टू सैंपल टेस्ट, उनको भूल जाओ, ठीक है, वो आप लोगों ने करे नहीं है, नहीं समझ आएंगे अभी ऐसे बताने पे, तो वो मैं ऑफ द वीकेंड करवा दूंगा, ठीक है। बट आज हम जिस टेस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं दैट इज कॉल्ड ची स्क्वायर टेस्ट, ठीक है। मेन डिफरेंस क्या है पिछले टेस्ट में और इस वाले टेस्ट में, पिछले टेस्ट में मैं ना मैथमेटिकल बातें कर रहा था, ठीक है, जैसे अगर मैं वन सैंपल टेस्ट की बात करूं तो मैंने हाइपोथेसिस दी थी कि भाई मीन 3 है, ठीक है, ऑन एन एवरेज बॉडी मास, सॉरी किसका लिया था मैंने, टिप्स का लिया था, हाँ, ऑन एन एवरेज जो मैं टिप दे रहा है एक बंदा 3 है, ये मेरी एक हाइपोथेसिस थी, उसका टेस्ट किया था। जब मैं एक सिंगल वेरिएबल की बात कर रहा हूं तो मैं वन सैंपल टेस्ट करता हूं, ठीक है, एक सिंगल वेरिएबल है, टिप्स की बात कर रहा हूं सिर्फ। उसके बाद मैंने क्या बोला था, पेंगुइन वाला लिया था, हाँ, उसके बाद मैंने लिया था कि भाई जो एक मेल पेंगुइन का वेट है उसका मीन इक्वल है एक फीमेल पेंगुइन के वेट के मीन के, मैंने वेट्स थे सारे उनको सेपरेट कर दिया, मेल के अलग और फीमेल के अलग। अब मैंने बोला भाई जो मेल वाला वेट है उसका जो मीन है वो इक्वल होगा फीमेल के मीन के, ठीक है। इसके अंदर दो कॉलम इंक्लूड हो गए, एक उनका जेंडर और एक उनका वेट, ठीक है। जहां मेरे दो कॉलम इंक्लूड हो जाते हैं बट स्टिल वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूमेरिकल टर्म्स, मतलब एवरेज निकाल रहा हूं मैं, है ना, तो मेरा आ जाता है टू सैंपल टेस्ट, ठीक है, दो सैंपल है मेरे पास क्योंकि। अब मैं मूव कर जाता हूं काउंट्स की तरफ, अब मैं मीन्स
सम्स टोटल से नहीं देख रहा हूं, मैं काउंट की तरफ मूव कर गया। ठीक है, मैं काउंट की तरफ मूव कर गया। जो मेरे अब दो कॉलम्स है, कौन से है? जेंडर है, सर्वाइवल है। ये दो कॉलम है ना मेरे पास, दोनों में से कोई भी न्यूमेरिक नहीं है, दोनों में से कोई भी न्यूमेरिक तो नहीं है ना? सर्वाइवल यस नो, या फिर अगर जेंडर की मैं बात करूं तो मेल और फीमेल, सिर्फ दो पॉसिबिलिटी है दोनों कॉलम में, राइट? तो जब मेरे पास दोनों कैटेगोरिकल कॉलम आते हैं, इनको ना, जिनके अंदर नंबर्स नहीं है, कुछ और चीज है, दैट इज कॉल्ड कैटेगरी। कैटेगरी है कि सर्वाइव किए या नहीं किए, और मेल और फीमेल भी कैटेगरीज हैं ये, है ना? तो इनको मैं कहता हूँ कैटेगोरिकल वेरिएबल। ठीक है, जब मैं दो कैटेगोरिकल वेरिएबल पे आता हूं तो आई हैव टू परफॉर्म ची स्क्वायर टेस्ट। जब मैंने अपनी हाइपोथेसिस में दो कैटेगोरिकल वेरिएबल लिए हैं तो मेरे को ची स्क्वायर टेस्ट परफॉर्म करना होता है। सिंपल, समझ आया? अब तो समझ आ गया होगा। सिंपल चीजें चल रही है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें है नहीं। और इनका हर एक किसी भी कोई भी टेस्ट ले लो, वन सैंपल, टू सैंपल, ची स्क्वायर, किसी भी टेस्ट ले लो, इसमें जो हमारा मेन रिजल्ट हम वेरीफाई करते हैं वो वेरीफाई करते हैं पी वैल्यू के बेसिस पे। ठीक है, हर एक टेस्ट में ही हमें एक पी वैल्यू मिलती है। ठीक है, उससे हम अपना रिजल्ट कैसे वेरीफाई करते हैं कि भाई जो पी वैल्यू आ रही है, पी की जो वैल्यू आ रही है वो 0.05 से कम है, तो मैं बोलता हूँ कि भाई मेरी हाइपोथेसिस गलत थी। ठीक है, अगर उससे ज्यादा है तो मैं बोलता हूँ मेरी हाइपोथेसिस ठीक हो सकती है नहीं, हो सकती है। ठीक है, डिफरेंस है। समझ आया? समझ आया? तरीका भी सेम होता है सबको करने का। सबके लिए हम scipy डॉट स्टार्ट यूज करते हैं, और टी टेस्ट के नाम से एक मॉड्यूल होता है, उसके अंदर अलग अलग टेस्ट होते हैं। वन सैंपल का नाम वन एसएमपी था, किया था आप लोगों ने, है ना? जो टू सैंपल था उसका आईएनडी नाम है। ठीक है, टी टी टेस्ट अंडरस्कोर आईएनडी। ठीक है, अब जो चीज को टेस्ट कर रहे हैं इसका नाम टी टेस्ट अंडरस्कोर G2 है। ठीक है, समझ आया इतना? ठीक है, करते हैं। सो आई विल डू फ्रॉम scipy डॉट stats import test underscore टू, चलेंगे, लिख रहा हूँ। अच्छा सॉरी, इसमें ये टी टेस्ट का पार्ट नहीं है, ये G2 अपना अलग है, ये यूज करूंगा। ठीक है, G2 कंटिजेंसी। ओके, चीज को आपका टी टेस्ट का पार्ट नहीं है, ठीक है, ये अलग से है, तो G2 कंटिजेंसी यूज किया मैंने। ठीक है, देख रहे हैं? ठीक है, अब इस टेस्ट को परफॉर्म करूंगा। मेरे पास भाई अपने दो वेरिएबल्स है, उनके ऊपर मेरे को अपना टेस्ट परफॉर्म करना है, राइट? इसको टी टेस्ट का पार्ट नहीं है। मैं जो वन सैंपल टू सैंपल किया था उसके आगे टी टेस्ट लगा होता ना। नहीं नहीं, अभी बता रहा हूँ, आगे कोड है, तो सिंगल लाइन ऑफ कोड ही है, तो बहुत ज्यादा है नहीं। अब इसमें से ना मेरे पास चार वेरिएबल निकल के आते हैं। ठीक है, बस निकल के आता है G2 P DOF एंड एक्सपेक्टेड। मैंने ऊपर से ये सेम चीज कॉपी कर ली। अरे हाँ जी, हमने सबसे पहले तो ये पहला वाला कोड रन किया था टाइटैनिक के लिए, ये टाइटैनिक का डेटा सेट लिया था, और उसके बाद सिर्फ दो कोड लिखे हैं, ये दो दो लाइन ये लिखी थी, क्रॉस टैब बनाया था हमने एक, अभी आपके सामने बनाया है। क्रॉस टैब कुछ नहीं है, बेसिकली जो मेरा ओरिजिनल टेबल है ना उसको मैं अपडेट कर रहा हूँ, बाकी सारे कॉलम हटा दिए, सिर्फ दो कॉलम रखे, सेक्स का और सर्वाइव का। इनके बेसिस पे मेरे को टेस्टिंग इनके बेसिस पे मेरे को टेस्टिंग करनी थी ना।
इनके बेसिस मेरे को टेस्टिंग करनी थी ना, तो मैंने सिर्फ डीएफ के अंदर वही 2 कॉलम रखे हैं, क्योंकि जब मैं चीज को टेस्ट परफॉर्म कर रहा होता हूँ तो मेरे को ना पूरा का पूरा डेटा फ्रेम देना होता है, मैं 2 कॉलम्स नहीं दे सकता निकाल के। तो इस वजह से मैंने डेटा फ्रेम को अपडेट कर लिया अपने यहाँ पे बस, और यहाँ पे डीएफ दे दूंगा, मतलब यहाँ पे डीएफ दे दिया मैंने, ठीक है। तो टेस्ट वैल्यूज G2 एंड इसको आप ये लिख देता हूँ सिंपल। ठीक है, इसको रन करूंगा। मैं उल्टी लिया क्या, एक मिनट देना। कहाँ पे गलती करी है, क्या कह रहे थे? हाँ, ये फाइल तो मैं शेयर कर दूंगा। ये पे गलती करी है, एंटी लिया है क्या? चेंज हो चुका है ना। तो यहाँ पे हमने आई थिंक उल्टी हाइपोथेसिस ले लिया गलती से, ठीक है। आई थिंक मैंने हाइपोथेसिस उल्टी ले लिया, मैंने जो ए वाला पार्ट था उसको ओ में ले लिया, ओ वाले को ए में ले लिया। ये पॉइंट मैंने गलती से ये कर दिया है, मैंने ना ये कर दिया गलती से ओरिजिनल एंटी। बेसिकली मैंने जो अपनी हाइपोथेसिस देनी थी इसे, वो देनी थी कि इक्वल है, मैंने नॉट इक्वल टू दे दिया, ठीक है। सर्वाइवल ऑफ मेल इज नॉट इक्वल टू सर्वाइवल ऑफ फीमेल। हाँ, ये दे दी मैंने हाइपोथेसिस में, ओरिजिनल हाइपोथेसिस दे दी, ठीक है। तो वही हुआ कि भाई मेरी जो ओरिजिनल हाइपोथेसिस थी वो अगर 0.05 से ज्यादा आ रहा है तो हाइपोथेसिस में बी ट्रू, और वैल्यू मेरी बहुत ज्यादा आ रही है। तो बेसिकली द पॉइंट इज कि भाई जो मेरी हाइपोथेसिस थी कि सर्वाइवल ऑफ मेल इज नॉट इक्वल टू सर्वाइवल ऑफ फीमेल, मतलब जेंडर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो हाइपोथेसिस ट्रू होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, ठीक है। हाँ, उल्टी देने का बेसिकली हमें पता ऐसा लगता है कि यहाँ पे जब मैं क्रॉस टर्म में अंदर 2 मैंने अपने वेरिएबल दिए, ठीक है, तो चीज को विल टेल मी द डिपेंडेंसी, ठीक है। चीज को विल टेल मी द डिपेंडेंसी, ठीक है। अब इस तरीके से सोचो कि अगर 2 कॉलम है, अगर दो, भाई बातें करना छोड़ दो, सुन लो इधर। अगर 2 कॉलम है वो इंडिपेंडेंट है तो चीज स्क्वायर की वैल्यू कम होगी, ठीक है। 2 कॉलम है वो डिपेंडेंट है तो चीज स्क्वायर की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। एक्चुअली कंटिजेंसी वाला जो हमने कंसेप्ट ले लिया ना, ओके, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताता हूँ आपको। देखो, हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है ची स्क्वायर से, ठीक है। ची स्क्वायर सेम वही पी वैल्यू वाले कंसेप्ट पे वर्क करता है, ठीक है। ची स्क्वायर डिपेंडेंसी देखने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, कि 2 कॉलम लिए वो आपस में डिपेंडेंट हैं
या नहीं है। ठीक है। अब जो मेरी ओरिजिनल हाइपोथेसिस थी कि भाई जो सर्वाइवल ऑफ मेल इज इक्वल टू फीमेल, जो पहले ओरिजिनल थी, है ना, उसमें क्या होता कि भाई जेंडर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, तभी सर्वाइवल दोनों का इक्वल होगा। हाँ, जो ओरिजिनल वाली पहले थी, ऊपर वाली पहले, उसकी बात कर रहा हूँ। अगर सर्वाइवल जेंडर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, तभी सर्वाइवल ऑफ मेल इज इक्वल टू सर्वाइवल ऑफ फीमेल होगा। क्योंकि अगर डिपेंड कर रहा है तब तक चांसेस इधर उधर हो जाएंगे। नहीं, हाँ, नॉन डिपेंडेंसी वाला, हाँ 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 हाँ। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, ये वाला पार्ट समझा रहा हूँ, उसके बाद फिर दिखा देता हूँ। ठीक है, ठीक है। बट जब मैं चीज को टेस्ट पाइथन के थ्रू परफॉर्म कर रहा हूँ, सो ये वाला पार्ट मेरे आ गया था। ये ना डिपेंडेंसी चेक करेगा। ठीक है, ये डिपेंडेंसी ही चेक करेगा कि भाई ये दोनों कॉलम आपस में और लिंक्ड है या नहीं है। ठीक है। सो द हायर द पी वैल्यू, उसका मतलब बताता है कि भाई आपस में लिंक्ड है, मतलब डिपेंडेंट है। अब हाँ, वैल्यू पी की वैल्यू ज्यादा हो गई तो डिपेंडेंसी चेक कर रहा है ना वो। ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट जो हाइपोथेसिस लेता है वो होता है डिपेंडेंट वाली हाइपोथेसिस लेके मान रहा है ये। गेटिंग अ पॉइंट, कि वो डिपेंडेंट वाली हाइपोथेसिस लेके मान रहा है कि जो एस एम इक्वल टू नॉट इक्वल टू एस एफ वाली है ना, उसको लेके चलता है ये। समझ लो मेरी बात, समझ आ रही है? हाँ, डिपेंडेंसी लेके चलेगा ये। ये जो मेथड मैंने यूज किया, इससे बेसिकली थोड़े से कंसेप्ट चेंज हो गए। मतलब ओरिजिनल कंसेप्ट चेंज नहीं हुआ, किस तरीके से इंप्लीमेंट किया वो थोड़ा सा चेंज हो गया। ठीक है। तो जब मैंने क्रॉस सैपिंग करी, तो ये देखो नीचे अगर इसका आंसर भी देखोगे तब ये डिपेंडेंसी बता रहा है ना। इससे मेरे को पता लग रहा है कि भाई डिपेंडेंसी है। पता लग रहा है कैसी डिपेंडेंसी है कि भाई फीमेल्स जो सरवाइव नहीं करी उनका नंबर कम है, मेल जो सरवाइव नहीं करे उनका नंबर ज्यादा है। जो फीमेल्स सरवाइव करी उनका नंबर ज्यादा है, और जो मेल सरवाइव करे उनका नंबर कम है। तो इन दी एंड फीमेल ज्यादा सरवाइव कर रही है कंपेयर टू मेल्स, है ना। तो डिपेंडेंट है। समझ आ रहा है, डिपेंडेंट हुआ ना ये। नहीं मतलब वो तो सर्वाइव वाला पूरा कॉलम ही देख रहा हूं मैं, नॉट सेइंग कि सर्वाइवल है या नहीं है। सॉरी, मैं ये चीज नहीं देख रहा कि सर्वाइव किया, मैं देख रहा हूँ कि सर्वाइव किया या नहीं किया, और वो मेरे मेल और फीमेल से कितना लिंक्ड है। बिल्कुल। ठीक है। तो चीज को टेस्ट बेसिकली मेरी दो कॉलम की डिपेंडेंसी देखता है। अब पी वैल्यू बहुत ज्यादा आई है, मतलब मेरे कॉलम अच्छे खासे डिपेंडेंट है। ठीक है। तो जो मेरे को यहाँ पे हाइपोथेसिस लेनी थी वो बेसिकली ओरिजिनल में लेना था कि भाई डिपेंडेंट है, और या फिर जो सर्वाइवल चांसेस ऑफ मेल इज नॉट इक्वल टू सर्वाइवल चांसेस ऑफ फीमेल। अलग अलग चांसेस है, फीमेल के ज्यादा है क्योंकि, है ना। ये लो देख लो। ठीक है। तो वही यहाँ पे भी आया है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट वो हाइपोथेसिस वही वाली लेगा, डिपेंडेंट वाली। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ, तभी तो उल्टा आया ना आंसर, तभी मैंने अपनी हाइपोथेसिस उल्टी करी। क्योंकि देखो, मेरे को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि भाई मेरी ओरिजिनल हाइपोथेसिस सही हो रही है, एंटी हाइपोथेसिस ठीक हो रही है। ठीक है। मेरे को ये नहीं है कि भाई मैंने ओरिजिनल में वो माना तो वही ही इंप्लीमेंट करूंगा। अगर एंटी वाली ठीक प्रूव हो जाए तो मेरी वाली ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगी, या फिर अगर एंटी वाली गलत प्रूव हो जाए तो मेरी वाली ऑटोमेटिकली सही प्रूव हो जाएगी। दो हाइपोथेसिस है, दोनों बिल्कुल अपोजिट है, तो उसका यही मतलब है ना कि भाई अगर एक ठीक होगी तो दूसरी गलत है, दूसरी ठीक होगी तो पहली गलत है ना। और मैं दो स्टेटमेंट बोल दूं कि भाई कॉइन पे हेड्स आया है और कॉइन पे टेल्स आया है, इन दोनों में से एक बार में कोई एक ही स्टेटमेंट ट्रू हो सकती है। वो मैंने थोड़ा सा चेंजेस किए थे यहाँ पे, मैं थोड़े से इस वाले कोड में चेंजेस किए थे यहाँ पे। वो आपको ये ऊपर वाले चेंजेस करने की जगह पे आप यहाँ पे से टेबल की जगह पे डीएफ भी लिख सकते हो। बेसिकली जो नाम आपने यहाँ पे लिखा है ना, वो नाम आप यहाँ पे लिखोगे। हाँ, ऊपर नीचे दोनों डीएफ कर लो या ऊपर नीचे दोनों टेबल कर लो, मैं दोनों जगह पे नाम सेम कर लो, समझ जाएगा आपका। भाई समझ आया चीज को एड्रेस क्या होता है, बातें कर लो कैसे समझ आएगा। सब कुछ जमा करते चलो, छुट्टी वाले दिन सारा पढ़ लेंगे हैं। अच्छा 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 अच्छा। अलग अलग दिन में तो इतना ज्यादा मुश्किल हो जाता है समझना।
मैंने, अरे दोनों रन करोगे, पहले ये रन करो फिर ये रन करो। क्या वीकडेज में? वीकडेज में सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक मैचेस होते हैं। ऊपर रन की, अच्छा जी, एक मिनट रुको। हाँ रुको रुको, सबसे ऊपर जाओ, सबसे ऊपर अपने कोर्ट के। रन करो इस वाले पार्ट को। अच्छा तो हमने वो टाइटैनिक वाला कहाँ पे रन किया है? नीचे किया है, दिखाओ। टाइटैनिक वाला कहाँ पे रन किया वो दिखाओ। हाँ रन करो इसको दोबारा एक बार। ठीक है, अब नीचे वाला रन करो इससे। अब नीचे करो, जला हो गया, ठीक है। बेसिकली आपको तीनों कोड ब्लॉक दोबारा रन करने पड़ेंगे। टाइटैनिक वाला इंपोर्ट भी दोबारा करना है, ठीक है। और जो क्रॉस टैब वाला था उसे भी रन करो। चेंजेस कुछ नहीं है, रन कर लो बस दोबारा। टाइटैनिक वाला रन नहीं हो रहा, दोबारा रन कर लो उसे, वही तो बता रहा हूँ। वापस कर लिया फिर भी नहीं हो रहा। देखो सबसे पहले ये रन करना है, ये ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगली ये थी और उसके नीचे ये थी, ये तो है। चीज कोड समझ आया है? कोड समझ आया है क्या होता है? हाँ कर रहे हो, बताओ। चीज कोड टेस्ट, तो हाँ क्या कर रहे हो? देखो एक बार ना चीज कोड टेस्ट का रिकैप देता हूँ, सिंपल से रिकैप दूंगा, ठीक है। सॉरी, चीज कोड टेस्ट क्या होता है भाई? चीज कोड टेस्ट ना दो कॉलम्स की जो कि नॉन न्यूमेरिक है, कैटेगोरिकल है, उनकी आपस में डिपेंडेंसी चेक करने के लिए यूज होता है, ठीक है। हमने कौन से दो कॉलम लिए? जो हमने दो कॉलम लिए कौन से हैं? टिप्स का तो हम टाइटैनिक के रिसर्च पे हैं। टेक्स्ट और सर्वाइव के दो कॉलम लिए, दोनों कैटेगोरिकल है, न्यूमेरिकल तो नहीं है ना। सर्वाइवल भी यस नो होगा, है ना। उसने उसको नहीं समझाया ना, उसको दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। सर्वाइवल भी यस नो होगा, कैटेगोरिकल है। सेक्स भी यस नो होगा, ओ सॉरी मेल फीमेल होगा, कैटेगोरिकल है ना। दोनों कैटेगोरिकल है। अब चीज को टेस्ट से मैं ये टेस्ट करूंगा कि दोनों डिपेंडेंट है या नहीं है, ठीक है। अब देखो पॉइंट इज, जब मैंने हाइपोथेसिस ली है ना, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, और मैं दो स्टेटमेंट बोलूं कि भाई कॉइन पे हेड्स आया है या कॉइन पे टेल्स आया है, तो अगर इनमें से एक स्टेटमेंट ट्रू है, मान लो हेड्स वाली ट्रू है, तो टेल्स वाली ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगी। और टेल्स वाली फॉल्स ट्रू है, सॉरी टेल्स वाली ट्रू है, हेड्स वाली ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि दोनों में से एक टाइम पे एक ही स्टेटमेंट ट्रू हो सकती है ना। वही चीज मैं यहाँ पे टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा मैं ओरिजिनल कौन सी ले रहा हूँ, एंटी कौन सी ले रहा हूँ, क्योंकि ये डिपेंडेंसी ही चेक करता है, ये एंटी डिपेंडेंसी चेक नहीं करेगा। नहीं समझ आया? दोबारा आते हैं। जब मैंने दो कॉलम लिए कैटेगोरिकल, ठीक है, अब मैं उन दोनों की डिपेंडेंसी चेक कर रहा हूँ कि दोनों आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट है या नहीं है, ठीक है। और मैं अपनी हाइपोथेसिस से रिलेट करके बताऊं, तो अगर दोनों आपस में डिपेंडेंट नहीं है, तो मतलब मेल के सर्वाइव करने के चांसेस सेम होंगे फीमेल के सर्वाइव करने के चांसेस की तरह, क्योंकि दोनों कॉलम पर आपस में रिलेशन ही नहीं है। तो मेरी जो एंटी वाली थी हाइपोथेसिस, मतलब मैंने उल्टा कर दिया है, जो ओरिजिनल वाली थी वो ठीक हो जाएगी, और डिपेंडेंट नहीं है तो। समझ आया ये वाला पार्ट? ये वाला पार्ट नहीं समझ आया, दोबारा बताता हूँ। देखो दो कॉलम है, सेक्स और सर्वाइव, ठीक है। अगर सेक्स में कुछ भी हो, सर्वाइव उससे बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उसका मतलब यही हुआ ना कि भाई जो मेरे मेल्स हैं और जो मेरे फीमेल्स हैं, दोनों के सर्वाइवल के चांसेस सेम है,
फर्क ही नहीं पड़ रहा उनके जेंडर से, यही हुआ मतलब। तो सर्वाइवल ऑफ मेल इज इक्वल टू सर्वाइवल ऑफ फीमेल, जो ऊपर वाली लाइन लिखी हुई है। अगर डिपेंडेंट नहीं है तो मेरी ऊपर वाली लाइन ट्रू हो जाती है, समझ आया। और अगर वहीं पे डिपेंडेंट हो गए कि भाई जो सर्वाइवल है वो सेक्स पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंडेंट हो गए, तो मेरी नीचे वाली लाइन ट्रू हो जाएगी कि भाई मेल के सर्वाइव करने के चांसेस फीमेल के सर्वाइव करने के चांसेस के इक्वल नहीं होंगे। सिंपल, समझ आ रहा है, इतना समझ आया। तो मैंने डिपेंडेंसी चेक करी, ठीक है। जब मैंने चीज को एड्रेस लगाया इसके ऊपर नीचे, तो यहाँ पे मैंने टेबल के ऊपर चीज को एड्रेस लगाया, पी वैल्यू देखी, पी वैल्यू बहुत ज्यादा आ रही है ना। 0.05 का थ्रेशोल्ड लेता हूं मैं, तो उसके वजह से 1.12 आ रही है, तो बहुत ज्यादा आ रही है। बहुत ज्यादा आने का मतलब क्या हो गया कि ये तो नो डिपेंडेंट है, क्योंकि चीज को एड्रेस ये चेक करता है कि दोनों डिपेंडेंट है या नहीं है। तो आंसर में पता लगा हमें कि भाई ये दोनों डिपेंडेंट है ना। अगर दोनों डिपेंडेंट है तो कौन सी थ्योरी ट्रू हुई? दोनों डिपेंडेंट है तो पहली वाली थ्योरी ट्रू होगी। उल्टा चल रहा है ये तो बता रहा हूं मैं, नीचे वाली ट्रू होगी ना। क्या उल्टा ही चल रहा है ना कि अगर डिपेंडेंट नहीं है तो इक्वल होगा, डिपेंडेंट है तो नॉट इक्वल होगा। हाँ, तो अब डिपेंडेंट नहीं है, सॉरी डिपेंडेंट है इसका मतलब, है ना। तो कौन सी थ्योरी सही हुई? नॉट इक्वल वाली, एच ओ वाली, है ना। अब इस केस में मैंने वही बताया था कि भाई मैंने पहले अपनी एच ओ को एस एम इक्वल टू एस एफ लिया था, और नॉट इक्वल वाली को एच ए लिया था, एंटी लिया था, ठीक है। इस केस में मेरे को ना ओरिजिनल और एंटी से फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बेसिकली इसलिए मैंने कॉइन वाला एग्जांपल दिया कि भाई एक अगर ट्रू हुई तो दूसरी ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। अब अगर मैं अपनी ओरिजिनल मान लू एस एम इक्वल टू एस एफ को, ठीक है, किसी भी हालत में ट्रू तो नीचे वाली है, तो मैंने ऊपर वाली मानी थी अपनी ओरिजिनल तो मैं गलत हो गया, और मैंने नीचे वाली मानी थी अपनी ओरिजिनल तो मैं सही हो गया। थ्योरी कौन सी सही है वो बता दिया है इसमें, ठीक है ना। तो अब मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा ओरिजिनल वाली मेरी ठीक हुई या एंटी वाली मेरी ठीक हुई, समझ आया ये वाला पार्ट। इसने बोल दिया कि भाई डिपेंडेंट है तो चांसेस ऑफ सर्वाइविंग ऑफ अ मेल इज नॉट इक्वल टू चांसेस ऑफ सर्वाइविंग ऑफ अ फीमेल। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जब आप एमएल में जाते हो, मशीन लर्निंग में या डीप लर्निंग में या एआई में, ठीक है, जिसमें एग्जांपल दे रहा था अभी, अब जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ वो एग्जैक्टली 1 to 1 ऐसे वर्क नहीं करता, थोड़े से और बहुत सारे मॉडिफिकेशन होते हैं। बट एक बेसिक एग्जांपल है, मान लो आपने चैट जीपीटी से कुछ पूछा, ठीक है। अब चैट जीपीटी को उसका आंसर नहीं पता होता है, बाय डिफॉल्ट चैट जीपीटी को उसका आंसर नहीं पता है। चैट जीपीटी क्या करेगा कि भाई जो आपने क्वेश्चन पूछा उस क्वेश्चन को समझेगा, उसके हिसाब से आंसर, उसके पास बेसिकली एक डेटाबेस होता है, उसके अंदर उस आंसर को सर्च करेगा, है ना, ठीक है। अब उसने सर्च करके मान लो कोई आंसर निकाला, ठीक है, ये उसकी हाइपोथेसिस हुई कि जो आपने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर यही होगा, ये उसकी हाइपोथेसिस है। उसको पता नहीं है कि सही है या नहीं है, क्योंकि उसको तो अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना चीज की। उसने एक हाइपोथेसिस बनाई कि जो आपने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर यही होगा, ठीक है। वो फिर अपनी हाइपोथेसिस टेस्ट करेगा कि भाई जो मैंने सोचा है वो ठीक है या नहीं है। अब डिपेंडिंग ऑन कैटेगोरिकल वेरिएबल या न्यूमेरिकल वेरिएबल अलग अलग टेस्ट होते हैं, जो हम ये टेस्ट पढ़ रहे हैं तो काफी बेसिक टेस्ट है, मतलब चीज का तो चलो फिर भी यूज होता है, 1 सैंपल 2 सैंपल एक्चुअली कहीं पे यूज भी नहीं होता है, ठीक है। और काफी एडवांस टेस्ट होते हैं, वो अपने टेस्ट करेगा। अब भाई पी वैल्यू वो फाइंड करेगा, जहां पे उसकी पी वैल्यू 0.05 से बड़ी आई, मतलब देयर आर चांसेस कि उसका जो वो आंसर करने वाला है वो ठीक है, ठीक है। तो जब तक उसकी पी वैल्यू 0.05 से बड़ी नहीं आती है वो बार बार ये प्रोसेस रिपीट करता रहेगा, ठीक है। जैसे ही उसकी पी वैल्यू 0.05 से बड़ी आई, ठीक है, अब वो जाएगा कॉन्फिडेंस फाइंड करने, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन हो गया, आंसर्स हो गए। अब ये तो है नहीं कि एक ही आंसर में 0.05 से बड़ी आएगी, काफी सारे आंसर्स में 0.05 से बड़ी आ सकती है ना। अरे नहीं, पी वैल्यू ये नहीं बताती कि ज्यादा होने का मतलब कि ज्यादा सही है। पी वैल्यू सिर्फ 0.05 से बड़ी है तो ये बताती है कि सही हो सकता है, कितना सही है कितना नहीं वो नहीं बताती, ठीक है। उसके लिए वो दूसरे पार्ट पे आएगा, ठीक है। उसने अब लिस्ट बना ली जिनकी पी वैल्यू 0.05 से बड़ी थी, मतलब देयर आर चांसेस कि इनमें से कोई भी ठीक हो सकता है, ठीक है। अब वो हर एक का कॉन्फिडेंस कैलकुलेट करेगा। याद है हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल के बारे में पढ़ा था, आप लोगों ने मिस किया होगा। बट एक कॉन्फिडेंस इंटरवल का कंसेप्ट होता है, ठीक है। कॉन्फिडेंस इंटरवल का कंसेप्ट क्या होता है कि भाई अब ना चैट जीपीटी ये चेक करेगा कि भाई वो हर एक आंसर के लिए कितना श्योर है कि भाई मान लो 3 आंसर है,
एक के लिए उसे लग रहा है कि भाई ये आंसर 80% सही हो सकता है, एक के लिए उसे लग रहा है 90% सही हो सकता है, एक के लिए उसे लग रहा है 97% ठीक हो सकता है। ठीक है, तो 90% जो 97% जो ठीक है आंसर, वो आंसर आपको फाइनली आउटपुट में देगा। यहां पे हाइपोथेसिस टेस्टिंग और कॉन्फिडेंस इंटरवल का यूज होता है। ठीक है, अब जो मैंने एग्जांपल दिया काफी वेग होता है, इसमें बहुत सारे और स्टेप्स भी आते हैं। ठीक है, ये बहुत एक बेसिक लेवल पे एग्जांपल दिया है मैंने, तो बट एक्चुअल जो प्रोसेस है वो यही है। समझ आया? और कॉन्फिडेंस इंटरवल का बेसिक मतलब बता देता हूँ क्या होता है। कैलकुलेशन तो हम कोड से करते हैं, वो अब बता भी दूंगा, कोई इशू नहीं है। कॉन्फिडेंस इंटरवल का बेसिक मतलब होता है कि भाई मैंने अगर एक प्रिडिक्शन करी या हाइपोथेसिस निकाली, ठीक है, वो सही है, पी वैल्यू वगैरह से पता लगा मेरे को, ठीक है, वो मैं कितना श्योर हूं कि वो सही है। सही तो काफी सारी हो सकती है ना, सही तो काफी सारी हो सकती है, बट मैं कितना श्योर हूं कि वो सही है, दैट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस। कि भाई मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं 100% कॉन्फिडेंट हूं कि सही है। 100% वैसे एक्चुअली अचीव होता नहीं है, ठीक है, बट मैं 100% कॉन्फिडेंट हूं कि ये सही है। ठीक है, और एक दूसरे आंसर के लिए मैं 90% कॉन्फिडेंट हूं मैं सही, कि मैं सही हूं। तो जिसके लिए मैं 100% कॉन्फिडेंट हूं मैं सही हूं, वही वाला आंसर दूंगा ना। तो ये होता है कॉन्फिडेंस का मतलब। अब कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं है कि जैसे मान लो 90% मेरे को कॉन्फिडेंस है कि मैं सही हूं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि 90% केसेस में मैं सही हूं, 10% में नहीं हूं। मेरे को लग रहा है कि मैं 90% इसका आंसर सही दे रहा हूं, 10% गलत हो सकता है। ठीक है, ये होता है कॉन्फिडेंस इंटरवल का कंसेप्ट। अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल के बेसिस पे ही एक मॉडल आपको प्रिडिक्शन या रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, ठीक है, समझ आया कंसेप्ट? अब समझ आया आप लोगों को? हाइपोथेसिस टेस्टिंग समझ आई, कॉन्फिडेंस का मतलब समझ आया, कॉन्फिडेंस का मतलब समझ आया ना? ठीक है, और चीज को टेस्ट जो हम कर रहे हैं वो समझ आया है ना? और 1 सैंपल टेस्ट और 2 सैंपल टेस्ट मैंने बताया थे, समझ आए वो? सैंपल 2 सैंपल नहीं आए? ये तो चीज को है ना, कि ये नहीं अभी मैंने बताए थे इसलिए पूछ रहा हूँ, दोबारा बताता हूँ। ठीक है, 1 सैंपल टेस्ट क्या है? जब मैंने सिंपल एक वेरिएबल लिया है, यही बता रहा हूँ कि थ्योरी समझ आई ना, है ना? कि 1 सैंपल टेस्ट जब मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ, 2 सैंपल टेस्ट जब मैं 2 वेरिएबल ले रहा हूँ, और पॉइंट इज कि 1 सैंपल टेस्ट में 2 सैंपल टेस्ट में दोनों में न्यूमेरिकल वेरिएबल्स ले रहा हूँ। ठीक है, जब मैं कैटेगोरिकल वेरिएबल ले रहा हूँ तो मैं चीज को टेस्ट करता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब जो ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग वाला कंसेप्ट है या फिर कॉन्फिडेंस वाला कंसेप्ट जो थे, ठीक है, ये हमने पढ़े। ठीक है, टेस्टिंग वाला कंसेप्ट पढ़ लिया हमने, हाइपोथेसिस को टेस्ट कैसे करता हूँ ये कंसेप्ट पढ़ लिया हमने। अरे इधर देख लो, इधर सुन लो, मेरे को सुन लो, अभी 5 मिनट बाद चली जाना, ठीक है, फिर देखते रहना जिसको जो भी देख रहे थे। हमने टेस्टिंग वाला कंसेप्ट पढ़ा, ठीक है, और मैंने कॉन्फिडेंस वाला कंसेप्ट पढ़ा। ठीक है, कॉन्फिडेंस वाला आप लोगों को समझ आया, कोड के बारे में हम वीकेंड में बात कर लेंगे। ठीक है, ये तो कंसेप्ट पढ़े। अब आप सोचो कि भाई एक चैट जीपीटी लेवल का मॉडल है, ठीक है, उसके पास हजारों क्वेश्चन आ रहे हैं, ये तो है नहीं कि सिर्फ आप यूज कर रहे हो, करोड़ों लोग हैं दुनिया भर में जो उसे यूज कर रहे हैं, है ना? दूसरी चीज कि जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, जरूरी नहीं है उसका एक ही आंसर हो, उसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। ठीक है, मान लो आपने बोला कि भाई मेरे को, सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि इंडिया के ऊपर एक पैराग्राफ लिख के दो, ठीक है, तब वो पैराग्राफ बहुत मतलब उसके लाइक करोड़ों वेरिएशन हो सकते हैं। ठीक है ना, कि किसी में कोई बात कर रहा है, किसी में कुछ बात कर रहा है, किसी में सेम बात को किसी और तरीके से बोला है, किसी में सेम बात को किसी और तरीके से बोला है, करोड़ों वेरिएशन हो सकते हैं। ठीक है, तो करोड़ों पी वैल्यू होंगी, और ये करोड़ों वेरिएशन मैं बोल रहा हूँ जो सही वाली है, काफी सारे गलत भी होंगे, है ना? तो मतलब बहुत सारी वैल्यूज हो गई पी वैल्यू, सेम हर एक के लिए। मान लो सही वाली के लिए सिर्फ बात करूं तो कॉन्फिडेंस कैलकुलेट करेगा वो, करोड़ों बार उसे कॉन्फिडेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना? तो काफी टीडीएस और काफी लेंथी प्रोसेस हो जाता है ये, है ना? समझ रहे हो कि भाई कंप्यूटर है, चलो बहुत अच्छे से वो प्रोसेस वगैरह कर पा रहा है, बट स्टिल उसके लिए काफी लेंथी प्रोसेस है ये, है ना? तो इसको थोड़ा सा लीनियंट करने के लिए, थोड़ा सा कम लेंथी करने के लिए वी यूज कंसेप्ट ऑफ रिग्रेशन।
ठीक है, एक नया कंसेप्ट आता है जिसे मैं कहता हूँ रिग्रेशन। ठीक है, रिग्रेशन क्या होता है कि भाई अब देखो जो कॉन्फिडेंस कैलकुलेशन थी या हाइपोथेसिस टेस्टिंग थी, है तो सब मैथ थी, है तो मैथ थी ना ये। मैं इनका एक अगर फॉर्मूला निकाल दूं कि भाई करोड़ आए, 5 करोड़ आए, 10 करोड़ आए, इस फॉर्मूला में डाल के उसका मेरे पास कॉन्फिडेंस और हाइपोथेसिस पी वैल्यू इजीली आ जाएगी। अगर मैं ऐसा एक फॉर्मूला निकाल दूं तो भाई मेरे पास एक वाला काम काफी इजी हो जाएगा, है ना। इसी फॉर्मूला को रिग्रेशन कहते हैं। रिग्रेशन का फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। रिग्रेशन में भी कई सारे टाइप्स होते हैं, लीनियर, लॉजिस्टिक वगैरह, बट ये वाला पार्ट फिर हम एमएल में जाके पढ़ेंगे। अभी हम बेसिक रिग्रेशन पढ़ेंगे जो कि कल का टॉपिक रहेगा आपका, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे रिग्रेशन के बारे में, फ्राइडे हम पढ़ेंगे। अरे बस बस, चलो शांत हो जाओ, इधर सुन लो। अरे बस, ठीक है। ठीक है, कहाँ पे थे, हाँ रिग्रेशन पे थे, ठीक है। तो कल पढ़ेंगे रिग्रेशन के बारे में कि जो ये वाला इतनी सारी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, इतना सब कुछ करना है, उसको सिंप्लीफाई कैसे किया जाएगा, दैट इज रिग्रेशन। कल उसके बारे में पढ़ेंगे। परसों आपके पास एमएल मैट्रिसेस का कंसेप्ट आएगा, क्योंकि हमारे दो ही टॉपिक बचे हैं, रिग्रेशन और एमएल मैट्रिसेस, ठीक है। तो परसों वाला जो एमएल मैट्रिसेस का कंसेप्ट है ना, वो डायरेक्टली लिंक करेगा आपको मशीन लर्निंग से, ठीक है। जो आपने कंसेप्ट पढ़े उनको मशीन लर्निंग में कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, उनके बारे में सीधा हम परसों बात करेंगे, ठीक है। परसों आपका इन्फेंशनल खत्म हो जाएगा। ट्यूसडे वाली क्लास में सिंपल वही एक प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है। ईडीए प्रोजेक्ट करेंगे इन्फेंशियल के बेसिस पे, जैसा डीएस में किया था, याद है ना। सेम वही प्रोजेक्ट करेंगे ट्यूसडे वाली क्लास में, ठीक है। फिर वेडनेसडे से विल स्टार्ट विद मशीन लर्निंग, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आज हमने चीज को टेस्ट का पूरा पढ़ लिया है, ओके। चलिए कल मिलते हैं, कल पढ़ेंगे रिग्रेशन। थैंक यू। हाँ, 12 बज गए हैं।